जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और इंशाल्लाह ताला वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर छोड़ा था। पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने बातचीत जहाँ तक अपनी पहुँचाई थी वो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोसेस अकाउंट यानी कि एक वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो है वो किस तरह से बनता है, और उसमें हमने एक जनरलाइज्ड बेसिकली जनरलाइज तरीके से, जिस तरह आम तौर पे हम लोग अपने टी अकाउंट्स या जनरल लेजर अकाउंट्स बना रहे होते हैं, उस तरह हमने एक टी की सूरत में उस अकाउंट को बनाया था। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको एक बेहतर तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है, ये भी एक टी अकाउंट ही है, लेकिन इसके अंदर जो एक डिफरेंस मैंने क्रिएट किया है वो ये है कि इसके अंदर आपको जो बेसिकली डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो तीन तीन कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड नज़र आ रही है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का कॉलम है, दूसरा कॉलम यूनिट्स का कॉलम है, और जो तीसरा कॉलम है वो करेंसी का कॉलम है जहां पर मैंने रुपीज़ लिखा हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि पर्टिकुलर्स के कॉलम के अंदर बेसिकली हम वो डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं कि जिस डिस्क्रिप्शन की वजह से इस खास अकाउंट के अंदर या किसी भी अकाउंट में जिसमें हम एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं उसमें मूवमेंट की वजह क्या बनी थी। ठीक है, इसको हमने पिछली मरतबा जो है वो बहुत डिटेल से देख लिया था। पिछले लेक्चर के अंदर वो सारे हमने अपने अकाउंट्स जो है वो बनाकर देखे थे बाकायदा, और उनको बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों के जहन में जो भी कन्फ्यूजन है कि इस अकाउंट के अंदर, प्रोसेस अकाउंट के अंदर किस तरह से पोस्टिंग की जा रही है, तो वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आज बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ करेंगे कि जब प्रोसेस कॉस्टिंग हम कर रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि हम लोगों को, हमने पहले जब डिस्कशन एक ओवरऑल जनरल ओवरव्यू भी लिया था इस चैप्टर का, तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें कोई ना कोई किसी भी किस्म का जो है वो लॉस इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि लॉस जो है ये अक्सर औकात इनएविटेबल होता है, यानी कि कभी कभार हम इस लॉस को रोक नहीं पाते। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि लॉस जो है वो कितनी किस्म का होता है और आज हम किस के ऊपर बात करेंगे। लॉस जो है बेसिकली टू टाइप्स का होता है। यहाँ हमारा एक नेट ऐड हो रही है, ये ऐड हो जाए तो उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि कोई प्रोसेस और उसमें लॉस हो ही ना? ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस हमेशा ही वाकई होगा, कभी कभार कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी हो सकते हैं कि उसमें लॉस ना हो, लेकिन ऐसा कम होता है। मतलब आप देखें कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर किसी ना किसी तरह से लॉस इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, आप सिंपल एग्जांपल ये ले लें कि जब कभी आप लोग बाहर से सूप खरीदते हैं तो वो आप एक जी। खास क्वांटिटी खरीदते हैं उसकी। फॉर एग्जांपल, एक बाउल है जिसका खास वॉल्यूम होगा, लेट सपोज वो 500 रुपीज़ उसकी कीमत है। अब जो 500 रुपीज़ जो है वो उस लेट सपोज 250 ml का एक बाउल है उसकी कीमत आपने पे की है। लेकिन जब वो उसको जो होटल वाला है या जो जिस आउटलेट से आपने वो सूप परचेज किया है, जब वो उसको हीट करेगा तो ऑब्वियसली चूंकि सूप एक लिक्विड है तो कुछ अमाउंट उसकी मुमकिन है कि इवेपोरेट हो जाए। तो जो चीज़ आपको आफ्टर हीटिंग मिलेगी, जिसको आप बेसिकली कंज्यूम करते हैं, जिसको आप खाते हैं पीते हैं, तो वो बेसिकली उस 250 ml से हो सकता है कुछ कम अमाउंट हो, और जो बाकी की अमाउंट थी ऑब्वियसली वो लॉस हो गया, उसके अंदर वो इवेपोरेट हो गया। बात आ रही है समझ में? तो ऐसा बहुत कम होता है जी। कि किसी प्रोसेस के अंदर लॉस ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप आइडियल सिचुएशंस की बात करें तो लॉस जो है वो हो सकता है। ठीक है। मतलब इससे बहुत कम ही बचा जाता है। हाँ, ये माइक अपना ठीक है। म्यूट कर दें, माइक म्यूट कर दें अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। लॉस की मैंने बताया था कि दो जो है वो किस्में होती हैं। पहली किस्म होती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस लॉस का हमें मालूम होता है कि ये तो होना ही होना है। जिस तरह मैंने अभी सूप की एग्जांपल आपको दी है, तो इसके अंदर जो इवेपोरेशन की वजह से थोड़ा बहुत लॉस अगर पैदा हुआ तो वो नॉर्मल लॉस था। यानी कि इतना सेलर को भी पता होता है कि भाई जो चीज़ मैं दे रहा हूँ उसमें इतने लॉस की जो है वो तवक्को है, और जो बायर है उसको भी पता होता है कि जो चीज़ मैं परचेज कर रहा हूँ, हालांकि मैं पैसे तो लेट सपोज 250 ml के दे रहा हूँ, लेकिन जो मुझे चीज़ मिलेगी वो 250 ml से कुछ कम होगी। तो इसका जो है सेलर को भी मालूम होता है और बायर को भी पहले से मालूम होता है कि नॉर्मल लॉस जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और जो दूसरा लॉस होता है वो होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस।
एबनॉर्मल लॉस की सिंपल तरीन डेफिनेशन जो इस वक्त मैं आप लोगों को बताता हूं वो ये है कि जब भी आपका लॉस नॉर्मल लॉस से एक्सीड कर जाए, जब भी आपका जो लॉस हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जब वो नॉर्मल लॉस से एक्सीड कर जाता है, ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का होता है, ठीक है, यानी कि लॉस जो है जब उसकी मिकदार नॉर्मल लॉस से बढ़ जाती है तो वो जो होगा लॉस वो फिर एबनॉर्मल लॉस कहा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने एक प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है जिसके अंदर हमारी जो इनपुट हमने ऐड करनी है वो है लेट सपोज 1000 किलोग्राम। कितनी है? 1000 किलोग्राम। अब इनपुट जो है वो जब 1000 किलोग्राम होगी तो दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताऊं नॉर्मल लॉस के हवाले से, नॉर्मल लॉस के बारे में हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि भाई इतना लॉस होगा। आखिर ऐसा तो नहीं है ना कि कभी ज़्यादा हो जाता है लॉस, कभी कम हो जाता है लॉस, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल लॉस जो है वो उसकी एक ख़ास परसेंटेज होती है जो हमें पता होता है कि अगर इतनी अमाउंट की कोई चीज़ हम बना रहे हैं जिसके अंदर लेट सपोज 1000 केजी डल रहा है तो इतने परसेंट अमाउंट जो है वो लॉस हो जाएगी। यानी कि नॉर्मल लॉस हमेशा एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द मटेरियल इनपुट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल इनपुट। मटेरियल इनपुट का आपको पता है कि इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो लॉस के हवाले से आप लोगों को जो है वो मालूम होनी चाहिए वो ये है कि ये जो लॉस होता है ये हमेशा रॉ मटेरियल के हवाले से होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके प्रोडक्शन ओवरहेड ज़ाया हो गए और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी लेबर जो है वो ज़ाया हो गई। उसके अंदर कुछ और किस्म की लैगिंग हो सकती है जिसकी वजह से जो है हम उसको मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेबर के हवाले से ये हो सकता है कि लेबर को हम पेमेंट जितने घंटों की दे रहे हैं वो उतने घंटे काम ना करते हो, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन उसको हम एक और चैप्टर के अंदर डील करते हैं लेबर कॉस्टिंग वगैरह के चैप्टर के अंदर, तो वो फिलहाल हमारा स्कोप ऑफ स्टडी नहीं है प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर और वैसे भी नॉर्मली जो एक हम इनपुट और आउटपुट के जो आपस में जो परसेंटेज होती है, यानी कि इनपुट लेट सपोज जिस तरह अभी हम एग्जांपल को आगे चलाएंगे, जो इनपुट और आउटपुट की जो अमाउंट होती है, लेट सपोज इनपुट 1000 किलोग्राम है, प्रोड्यूस 850 जो है किलोग्राम हो रहा है, तो इसके अंदर जो 1000 और 850 का जो गैप है वो बेसिकली इस यूनिट ऑफ मटेरियल इनपुट का गैप है कि हमने डाला तो 1000 केजी था लेकिन निकला उसमें से 850 केजी जो हमारा फाइनल आउटपुट था। यहां तक बात आप सबको समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है? नहीं। चलें इसको अब आगे जो है वो बढ़ाते हैं। हम अपनी एग्जांपल देख रहे थे कि हमारा इनपुट है लेट सपोज 1000 केजी। इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर ये बताया होगा कि जो हमारा नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस को मैं एन डॉट लॉस लिख रहा हूं, ठीक है, वो बेसिकली 10% ऑफ इनपुट है। कितने परसेंट है? 10% ऑफ इनपुट है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारा 10% है 1000 का, ये होता है 100 रुपीज। यानी कि जब हम किसी प्रोसेस के अंदर 1000 किलोग्राम ऑफ इनपुट डालेंगे तो उसमें से 100 केजी जो है वो लाजिमन ज़ाया होगा, जिसको हमने नॉर्मल लॉस कहा। तो हमारी जो इसके बाद एक चीज़ बनेगी हमारे सामने, जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब ये कि आफ्टर नॉर्मल लॉस जो हम तवक्को रखते हैं कि कितना आउटपुट जनरेट होगा इफ यू पुट 1000 किलोग्राम ऑफ इनपुट, तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 900 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? हमने 1000 किलोग्राम का जो है वो इनपुट अपने प्रोसेस के अंदर ऐड किया और उसके अंदर 100 किलोग्राम का एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है, और ऑब्वियसली जब आप 100 किलोग्राम को जो कि लॉस की अमाउंट है अपने इनपुट में से माइनस कर देते हैं तो तवक्को ये है कि व्हेन द प्रोसेस विल बी फिनिश्ड हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगी वो कितने की है? 900 किलोग्राम की आएगी। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? चलें ठीक है, जी। इसको आगे चलते हैं। अच्छा, अब कभी कभार ऐसा भी होता है, ये तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 900 किलोग्राम का, अगर तो जो हमारा प्रोसेस हुआ है जब वो फिनिश हुआ तो हमारे पास जो आउटपुट आ गई वो 900 किलोग्राम ही हुई, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट, वो एक्चुअल आउटपुट किसके इक्वल है? एक्सपेक्टेड आउटपुट के। यानी कि जितनी आउटपुट हमने तवक्को की थी कि वो प्रोड्यूस होगी उतनी ही आउटपुट असल में भी प्रोड्यूस हुई। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस अकर हुआ। लेकिन अगर कभी कभार इस तरह हो
कि हमने डाला 1000 किलोग्राम था, हमारे अंदाजे के मुताबिक 100 किलोग्राम जो था वो ज़ाया हो जाना था और हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 900 किलोग्राम। लेकिन जब हमने अपना एक्चुअल आउटपुट देखा, और एक्चुअल आउटपुट तभी हमें पता चल सकता है जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एक्चुअल आउटपुट था 800 किलोग्राम। अब ये जो 100 का डिफरेंस आया है ना एक्चुअल आउटपुट के अंदर एक्सपेक्टेड आउटपुट के अंदर, ये जो 100 किलोग्राम का डिफरेंस है, इसको बेसिकली हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि ये वो अमाउंट ऑफ लॉस है जो कि नॉर्मल लॉस से एक्सीड कर गई है। अब आप लोगों को यहां पर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का डिफरेंस समझ में आ गया? ये 100 कैसे आया, माइनस किया किसी को? ये हमने देखिए ना, हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 900 है, ये ऊपर देखे, मैं यहां पर लिख जी। लेता हूं। एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा 900 केजीज, और जो हमारी एक्चुअल आउटपुट आई है, जो हमारा असल में आउटपुट जनरेट हुआ है, वो कितना है? 800 केजी। 800। तो जब 900 में से 800 को हम माइनस करेंगे तो 100 केजीज का आंसर आ गया। ये जो 100 केजी है, ये ये 100 किलोग्राम जो है, ये इजाफी लॉस हुआ है हमारे नॉर्मल लॉस से ज्यादा। बात समझ में आ गई? यहां पर हमारा जी। नॉर्मल लॉस था 100 किलोग्राम का, और उस 100 किलोग्राम की वजह से जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट बननी थी वो 900 किलोग्राम बननी थी। यानी कि हमारी तवक्को के मुताबिक 900 किलोग्राम का आउटपुट जो है वो जनरेट होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हमने असल में देखा, जब वो प्रोसेस हुआ, तो जो असल में हमारे पास आउटपुट जनरेट हुआ था वो कितना हुआ? वो 800 किलोग्राम हुआ। यानी कि 100 किलोग्राम मजीद हमने नुकसान उठाया अपने मटेरियल इनपुट में से। तो 100 किलोग्राम का तो हमें मालूम था कि नॉर्मल लॉस है, होना ही होना है, लेकिन ये जो फर्दर 100 किलोग्राम का लॉस हुआ है, दिस इज बेसिकली अब नॉर्मल लॉस। किसी ने कुछ कहा? हुमैरा, आपने कुछ बात की है? मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई, थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम जो है वो तेज करें। नॉर्मल लॉस होना चाहिए। मुझे आपकी जी, आवाज मैं सही ये नहीं आ कह रही। रही हूँ जी जी। कि 100 नॉर्मल लॉस था। जी, देखिए मेरी बात सुने दोबारा, यहाँ जी, पर मैं ये एग्जांपल। कह रही हूँ कि 100 नॉर्मल लॉस था 100 और किलोग्राम नॉर्मल यहाँ लॉस पर था। 200 हो गया है, मतलब कि डबल हो गया है। हाँ, टोटल लॉस 200 जी, तो किलोग्राम है। 200 हो गया, इसका मतलब है कि ये अब नॉर्मल लॉस है। हाँ, नहीं नहीं, जी। 100 किलोग्राम अभी भी नॉर्मल लॉस है। जो नॉर्मल लॉस था वो नॉर्मल ही रहेगा। नॉर्मल लॉस से ऊपर जितना भी लॉस हुआ वो भी 100 किलोग्राम का है, वो अब नॉर्मल लॉस है। यानी कि इस पूरी एग्जांपल के अंदर, मैं आपको अगले पेज के ऊपर लेकर जाता हूं। इस पूरी एग्जांपल के अंदर जो हमारा टोटल लॉस हुआ है ना, टोटल लॉस हुआ है 200 किलोग्राम का, जिसमें से नॉर्मल लॉस जो है वो 100 किलोग्राम है, क्योंकि ये तो हमें पता था होना ही होना है, ये तो अपने तौर पे बिल्कुल ठीक हुआ है, ठीक है। लेकिन जो 100 किलोग्राम का इजाफी लॉस हुआ है, ये बेसिकली 100 किलोग्राम है। यहां तक बात समझ में आई? मैं बेसिकली आपको पिछली जो स्क्रीन थी इसके ऊपर मैंने आप लोगों को जो ये बताया था ना, ये जो एक मिनट, ये जो बेसिकली मैंने आपको बात बताई थी कि जब लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस से इंक्रीज कर जाता है, तो जितनी अमाउंट इंक्रीज करती है उस अमाउंट ऑफ लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज देखें, हम इसी एग्जांपल को अपने अगले पेज के ऊपर एक नए तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आप लोगों से ये बात की कि हमारे पास 1000 किलोग्राम का जो है, हमने जो इनपुट डाली अपने प्रोसेस के अंदर वो 1000 केजी की थी। हमें पता है कि 10% जो है वो क्या है? ये नॉर्मल लॉस है। तो 1000 का 10% 100 रुपीज आता है। आप लोग कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो वो चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 100 केजी जो है वो क्या है? नॉर्मल लॉस हुआ, और हमारे पास 900 केजी आंसर आया। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि आपको इस चीज की तवक्को है कि आफ्टर द नॉर्मल लॉस हमारे पास जो प्रोसेस के अंदर आउटपुट जनरेट होगा वो 900 किलोग्राम की होगी। यहां तक तो बात क्लियर है ना? लेकिन जी। जब ये प्रोसेस चला, यानी कि जब ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हुई, हमने जब अपना आउटपुट जाकर देखा तो हमारा आउटपुट जो था वो लेट सपोज 950 किलोग्राम की बजाय 850 किलोग्राम था। ये जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आई, ये मैं एक और तरीके से बात समझा रहा हूं।
एक्चुअल आउटपुट जो आई है वो हमारी कितनी आई है, 850 किलोग्राम। यहां पर मैं लिख देता हूं एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट ये हमारी आई 850 किलोग्राम। अब जब आप इस 900 केजी में से 850 केजी को माइनस करते हैं तो ये जो 50 केजी की अमाउंट आई है ये बेसिकली आपका एबनॉर्मल लॉस है, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। बात समझ में आई हमारा आपको? जी आ गई है समझ। ठीक हो गया, मतलब ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नॉर्मल लॉस जी हमेशा, मुझे समझ आ गई है। हाँ, नॉर्मल लॉस हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल इनपुट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जिस तरह हमारी इस एग्जांपल के अंदर 10% ऑफ मटेरियल इनपुट जो है वो नॉर्मल लॉस था, यानी कि 100 किलोग्राम। ये मैंने इधर ब्रैकेट्स लगाए हैं, 1 नहीं लगाया, ठीक है, 100 किलोग्राम। और उसके बाद आउटपुट जो है, जब आप एक्चुअल आउटपुट में से एक्चुअल आउटपुट में से एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बेसिकली आता है एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस का एक फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए। ठीक हो गया? यहां पर किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं। नहीं। चलें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास नॉर्मल लॉस हो। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक आज है नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस के बारे में हम लोग अभी जान चुके हैं कि ये एक ऐसा लॉस होता है जिसने होना ही होना होता है, और ये आम तौर पर एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल इनपुट। ठीक हो गया? अब इंशाल्लाह ताला हम यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की जाती है। तो नॉर्मल लॉस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को काम देगा। नॉर्मल लॉस इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक तो मैंने आप लोगों को वो बात बताई थी ना कि नॉर्मल लॉस को एक्सप्रेस किया जाता है एज परसेंटेज ऑफ मटेरियल इनपुट, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज आपका काम इस तरह से है कि आप छोटा छोटा सा आपका काम होता है लेकिन उसमें भी लॉस जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह सूप की एग्जांपल को आप ले लें, अब वो एक प्याले सूप की बात हो रही है। एक प्याले सूप के अंदर तो इतनी बारीक कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते कि हाँ जी एक 250 ml का सूप का प्याला है तो उसमें से कितने परसेंट जो है वो सूप लॉस होगा, ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन एक्सपीरियंस से जो बायर्स होते हैं या जो सेलर्स होते हैं वो इतना ज़रूर बता सकते हैं कि जब एक 250 ml का सूप का प्याला जब हम उसको हीट करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड सूप बच जाता है आफ्टर हीटिंग, लेट सपोज वो 220 ml बचता है। कितना बचता है? 220 ml बचता है। तो इस सूरत में जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट थी वो थी 250 ml और एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी थी? 220 ml। तो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो जो 30 ml का हमारे पास अमाउंट आई है ये बेसिकली क्या है? ये हमारा नॉर्मल लॉस है। ओके, अब ये जो हमारा, जी बोलें। किसी और एग्जाम्पल से अगर हम इसे देखें तो फिर किसी भी एग्जांपल से आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी पिछली एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने वो 1000 किलोग्राम वाले एग्जांपल को हम चले इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने ये बताया था हमने लेट सपोज इमन ऐड हो गई है, नहीं अभी नहीं हुई, होगी अब। चलो ठीक है। लेट सपोज हमने 1000 किलोग्राम ऑफ एनी इनपुट ऐड की है अपने प्रोसेस के अंदर। ये हमारा था जो टोटल मटेरियल इनपुट हमने दाखिल की है।
लेकिन हमें पता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है वो है 800 किलोग्राम, कि जब भी हम किसी प्रोसेस में 1000 kg का इनपुट डालते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट में आउटपुट आता है वो 800 किलोग्राम का आता है। ये हमारा आम तजर्बा और मुशाहिदा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 1000 में से जब 800 माइनस करेंगे तो जो 200 kg का डिफरेंस आएगा ये बेसिकली नॉर्मल लॉस है। यानी कि इतना लॉस 200 kg का हर प्रोसेस में होता है आम तौर पर। नॉर्मल यही होती है ना चीज जो कि आम तौर पर होती है, यानी कि उसका होना जो है बेसिकली कोई बुरा नहीं मनाता कि यार ये तो नॉर्मल है, तो आम है, चलता है। बात आ रही समझ में? तो ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इससे आप लोग किसी भी प्रोसेस के अंदर इस फॉर्मूले को फिट कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, नॉर्मल लॉस की अमाउंट पता चल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि नॉर्मल लॉस जो है बेसिकली वो लेट सपोज 20% है आपके इनपुट के, 20% ऑफ इनपुट, तो उस सूरत के अंदर भी जब आप 1000 किलोग्राम का 20% लेंगे, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 200 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के। यहां तक बात समझ में आई है? जी आ गई है। सही है। अब ये जो फॉर्मूला बेसिकली मैंने शेयर किया है ना नॉर्मल लॉस वाला, नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप लोग और भी बहुत से काम जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो आपको पता है, सिंपल मैथ्स है कि अगर आपके पास दो चीज़ों की वैल्यू पता हो तो तीसरी चीज़ की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इक्वेशन के अंदर नॉर्मल लॉस की वैल्यू पता है और एक्सपेक्टेड आउटपुट की वैल्यू पता है तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट कितनी थी? जी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं इधर करके भी एक दिखा देता हूं, लेकिन वैसे आप लोग जानते हैं कि किस तरह से होता है। क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है कि आप अपने नॉर्मल लॉस में से, एक्सपेक्टेड आउटपुट को प्लस कर दें। शाबाश, एक्सपेक्टेड आउटपुट को जब आप प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा कि क्वांटिटी कित ऑफ इनपुट। हाँ जी बिल्कुल। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोगों को पता हो कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट जो है वो कितनी है और नॉर्मल लॉस कितना है, क्या आप लोग एक्सपेक्टेड आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। बिल्कुल कर जी सकते कर हैं। सकते हैं। बस इस फॉर्मूले को बताने का मकसद जो है बेसिकली वो यही था। आ रही बात समझ में? जी। सही है। अब मैं जी लेकर चलता हूं आप लोगों को उस पेज के ऊपर जहां पर मैंने एक टी अकाउंट बनाया हुआ है प्रोसेस ए का। ये मैंने वैसे प्रोसेस ए लिखा हुआ है, आप इसको कोई भी प्रोसेस ए से मतलब ये है कि समझें कि ये एक अलहदा से प्रोसेस है और इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद जो है प्रोसेस बी स्टार्ट हो जाएगा। मकसद ए लिखने का ये है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोसेस हो कि उसी के अंदर ही सारा जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और किसी दूसरे प्रोसेस की ज़रूरत ही ना पड़े। और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस हो जिसमें लातादाद किस्म की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हो, 5-7 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हो, तो ऐसा भी मुमकिन होता है। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? अब हमने जो अपनी एग्जांपल ली थी, हम अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी एग्जांपल में ये कहा था कि हमारे पास जो इनपुट है, ये आप लोगों को ग्रीन कलर सही नजर आ रहा है या फिर मैं अपना पेन चेंज कर लूं? आ रहा है। मैं मेरे ख्याल पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो इनपुट हमने ऐड की है, इनपुट हम सपोज करते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर्स के अंदर हम इनपुट लिखेंगे या रॉ मटेरियल भी लिख सकते हैं इसको, इस वजह से मैं R.M भी लिख लेता हूँ साथ। ठीक है। हमने 2000 लीटर्स जो है वो ऐड किए अपने प्रोसेस के अंदर और इन 2000 लीटर्स की जो प्राइस थी वो थी ₹3600। ठीक हो गया? जी। इस इनपुट के ऊपर लेबर ने काम किया और ऑब्वियसली लेबर को मेजर करने के लिए यूनिट्स हमारे पास नहीं होते, इस वजह से यूनिट्स के खाने में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर हम उनकी वेजेस जो कि डायरेक्ट वेजेस थी वो 300 की थी, हमने यहाँ पर 300 लिख दिया। कोई मसला? नहीं। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स, उनका भी कोई यूनिट नहीं होता।
और ये जो है हमारे पास 600 रुपीज़ के प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर हुए थे, उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। जी अब हमारी अजम्पशन ये है कि हमारा जो नॉर्मल लॉस है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, नॉर्मल लॉस इज इक्वल्स टू 20% ऑफ इनपुट। तो अब आप लोग मुझे बताएं कैलकुलेट करके कि 20% ऑफ इनपुट से हमारा नॉर्मल लॉस कितना आएगा, उसकी अमाउंट बताएं कि नॉर्मल लॉस कितने लीटर्स होना चाहिए। 40 40 किस तरह, 20 नहीं, एक परसेंट, मिनट, 20% ऑफ 200 इनपुट। नहीं है, 2000 है। अच्छा 2000 है। हाँ जी। फोर हंड्रेड 400। शाबाश। 400 रुपीज़ जो है हमारा नॉर्मल लॉस है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लॉसेस को हमेशा हम क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं, 400 यूनिट्स हैं। 400। अच्छा मुझे बताएं कि इसकी कॉस्ट में मुझे कुछ लिखना चाहिए। मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बता देता हूं। देखें, जो भी कॉस्टिंग का मकसद क्या होता है कि आपने जो भी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। क्या करनी होती है, पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। तो उस सिलसिले के अंदर क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस कॉस्ट होती है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है टोटल प्रोसेस कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो खर्च हुई है, लगी है हमारी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्रोसेस कॉस्ट टोटल जो लगी वो 3000 थी और हमारे पास जो है वो 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, ₹3 पर यूनिट। बात ये आप लोगों को समझ में आई। जी। ये उस सूरत में आएगी कि जब हमारे पास लॉस जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। जितना हमने इनपुट डाला, ये हमारी अजम्पशन है, हम सपोज कर रहे हैं, जितना हमने डाला इनपुट उतनी ही आउटपुट जनरेट हुई, यानी कि 1000 किलोग्राम या लीटर हमने इनपुट डाला और जो आउटपुट हमारे पास रिसीव हुई वो भी 1000 लीटर या किलोग्राम की थी। हमने जो कॉस्ट थी 3000 की उसको इसके ऊपर डिवाइड कर दिया और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 1 लीटर की कॉस्ट आई है ऑफ द आउटपुट वो ₹3 है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमने ये बात करनी है कि देखिए हमारे पास जो है वो, अब अपनी असल एग्जांपल पर आ जाएं, इस सब को छोड़ दें, इस डाटा को छोड़ दें जो मैंने यहाँ लिखा है। हमारे पास नॉर्मल लॉस 400 लीटर का आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल जो देखें कॉस्ट कितनी बन रही है। पहले तो आप ये देखें, 3600 प्लस 300 हो जाता है 3900 और 3900 के अंदर जब आप 600 ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 4500। तो यहां पर हमारी जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 4500। इसका मतलब यह है कि जब हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो यहां पर भी टोटल कॉस्ट तो 4500 आनी चाहिए। ऐसी बात है। ऐसे ही बात जी है ना, ठीक हो गया। जी। जी दूसरी बात यह है कि यहां पर हमारे जो आउटपुट की यूनिट्स हैं, यहां पर हमें आउटपुट की यूनिट्स भी लिखने चाहिए। तो टोटल इनपुट यूनिट्स कितने हैं, 200 लीटर। 2000 लीटर्स। 2000। ठीक है, तो यहां पर कितने होने चाहिए टोटल, 2000 लीटर्स। ये तो हम अकाउंट बैलेंस कर रहे हैं ना, यहां पर किसी को कोई जी मसला, कोई परेशानी नहीं, 2000 लीटर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लॉस जो है वो 400 लीटर्स हुआ है, तो हमारे जो एक्सपेक्टेड यूनिट, जो हमारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं वो हैं ₹2000 माइनस 400। तो ये हमारे पास 1600 लीटर्स जो है वो किसके हैं,
आउटपुट के। आउटपुट। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं अपने सूप वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। जब आप लोग एक 250 ml का सूप का प्याला खरीदते हैं, तो क्या आपको मिलता तो उसमें से 220 ml है ना, लेट सपोज। आप लोग पैसे 220 ml के देते हैं या 250 ml के देते हैं? 50 के। शाबाश। 220 के क्यों नहीं देते? आप कह तो सकते हो कि मुझे मिल तो 220 रहा है, मैं तो 220 के दूंगा, 250 के क्यों नहीं, 250 के क्यों देते हो आप लोग? क्योंकि वो बाकी जो 220 है वो तो लॉस हो जाता है ना, वो तो लॉस हो जाता है इससे। हाँ, इससे एक ये बात समझ में आती है कि जब भी नॉर्मल लॉस होगा तो नॉर्मल लॉस को हम कोई भी कॉस्ट असाइन नहीं करेंगे, बल्कि उस प्रोसेस की जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट के ऊपर। गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट का मतलब ये है कि ये वो आउटपुट के यूनिट्स हैं जो बिल्कुल सही तरीके से सही सालिम जो है वो प्रोड्यूस हो गए। क्योंकि मेरी एक बात आप लोग याद रखें, नॉर्मल लॉस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा मटेरियल जाया हो गया। कभी कभार मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी तो प्रोड्यूस होते हैं ना, कि जिनका कोई यूज नहीं होता, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसी बात है ना, कभी कभार हमारा नॉर्मल लॉस बाय प्रोडक्ट्स यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स की सूरत में भी हो सकता है, और वो जो है ऑब्वियसली कोई ना कोई यूनिट्स उनके भी प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह ये 400 लीटर जो है, ये ऑब्वियसली इवेपोरेट नहीं हुआ, हो सकता है इवेपोरेट हो गया हो, लेकिन ये जो है बेसिकली हम यहां पर ये अज्यूम करते हैं कि 400 लीटर्स जो है ये किसी बाय प्रोडक्ट के हैं, कोई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं उनकी क्वांटिटी 400 लीटर से कम हो गई। होना तो ये चाहिए था ना कि हमने 2000 लीटर्स इनपुट के डाले हैं तो हमारे पास आउटपुट में भी 2000 लीटर्स प्रोड्यूस होते, ऐसे ही होना चाहिए था ना। लेकिन हमारे पास हकीकत में जो गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं वो हैं 1600 यूनिट्स, और 400 यूनिट्स जो है वो हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कॉस्ट जो है ये चार्ज हो जाएगी इन गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट को। तो हमारे पास जो अब इसमें आगे देखें, जो गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं ये कितने बने हैं? 4500। यहां पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं हम। पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज, बल्कि आप मुझे बताएं, प्रोसेस कॉस्ट है ना, टोटल प्रोसेस कॉस्ट टोटल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यहां पर इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये फॉर्मूला लिख लें अपने पास। ये चीज समझ नहीं आई। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया, कुछ चीज समझाई नहीं है। नहीं, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट का जो पहले जो फॉर्मूला था अब ये चेंज है ना। वो सेम फॉर्मूला है, बस मैंने वहां टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट लिखे थे क्योंकि वहां पर कोई लॉस नहीं था। यहां पर मैंने एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट लिखा है क्योंकि यहां पर लॉस इन्वॉल्व है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, गुड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये और भी ये लिख जो सकते नॉर्मल हो लॉस जी। और ये जो नॉर्मल लॉस था 400 लीटर्स, हाँ जी, तो मतलब हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि इसका बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो गया होगा या इस तरह से? ये तो ऑब्वियसली जो भी आपका प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो तो आपको उससे पता चलेगा ना। आपको इससे गर्ज नहीं होना चाहिए कि ये इवेपोरेट हो रहा है या बाय प्रोडक्ट बन रहा है, इससे हमें सरोकार नहीं है। मैंने वैसे आपको बताया, आ रही बात समझ में? अच्छा। तो ये तो जो भी प्रोसेस हो रहा है, लेट्स सपोज कोई केमिकल प्रोडक्शन हो रही है, कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 100 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, तो हर प्रोसेस की अपनी नेचर होती है। आ रही बात समझ में? जी। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, इस फॉर्मूले को भी हम अप्लाई करते हैं। जो हमारी टोटल प्रोसेस कॉस्ट थी वो कितनी आ रही है? 4500। ठीक है, जी। इस 4500 को हम यहां पर लिखते हैं, और गुड यूनिट्स हमारे पास कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 1600। 1600 प्रोड्यूस हुए हैं। यहां 1600 के अंदर उसको लिख लें। अब आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं, मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि पर यूनिट कॉस्ट इस प्रोसेस के अंदर, यानी कि एक गुड यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ है आउट ऑफ दी 1600 यूनिट्स, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? रुपीज
2.8। हाँ, शाबाश। ₹2.8 पर लीटर ऑफ आउटपुट। यहां तक बात समझ में आ गई?